नमस्कार, मेरा नाम रीना रानी है। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रेजेंटेशन में डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी की पुस्तक शोध प्रविधि से आज हम जो है हमारे जो शोध के कुछ जो टॉपिक्स है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। निर्देशिका में सबसे पहले हम जो टॉपिक्स हम आज हम कवर करने वाले हैं उनमें से हम करेंगे लोक साहित्य के अध्ययन की प्रविधि, यानी कि लोक साहित्य के अध्ययन में कौन कौन सी प्रविधि जो है काम करती है, उसका भाषा का अध्ययन कि उसकी जो है भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, लोक भाषा कोश निर्माण की प्रविधि, साहित्य इतिहास की प्रविधि यानी कि साहित्य इतिहास के लिए कौन सी प्रविधि जो है काम में लाई जाती है। आज इन सब के बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ विषयों की जो शोध प्रविधि है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रत्येक विषय की अपनी कुछ विशिष्ट शोध प्रविधि होती है, यानी कि जब हम किसी भी किसी भी विषय में शोध करने जाते हैं तो उसकी कोई ना कोई जो है प्रविधि अवश्य होती है। जैसे कि हम इतिहास में मान ले तो ऐतिहासिक प्रविधि हो गई या फिर वर्णनात्मक हो गई, इस प्रकार से जो है एक्सपेरिमेंटल में जैसे कि प्रयोगात्मक हो गई। इस प्रकार जो है विधियाँ जो है प्रत्येक विषय की अपनी अपनी विधि होती हैं। जब किसी लेखक द्वारा स्वहस्त लिखित प्रति अप्राप्य हो जाती है और उससे नकल की गई प्रतियां ही मिलती है, तब कौन सी प्रति मूल प्रति की ठीक प्रतिलिपि हो सकती है, इसे निर्धारित करने की प्रविधि किसी ग्रंथ की शास्त्रीय विवेचना की प्रविधि से भिन्न होती है। यानी कि जब हम किसी लेखक की जो है पुरानी पुस्तक पढ़ते हैं तो उसकी मूल जो प्रति होती है वो हमें नहीं मिल पाती, उसकी प्रतिलिपि हमें मिलती है, यानी कि उसकी एक कॉपी जो है वो हमें मिलती है और उसमें जो है शास्त्रीय विवेचना की क्या प्रविधि होगी ये हम जानने की कोशिश करते हैं। किसी बोली या भाषा के अन्वेषण की अपनी स्वतंत्र प्रविधि होती है। कोई बोली हो गई या भाषा हो गई, उसके अन्वेषण की यानी कि उसकी खोज की जो है अपनी एक स्वतंत्र विधि या प्रविधि होती है। किसी बोली भाषा कोश को तैयार करने का भिन्न शिल्प होता है। जैसे कि कोई भाषा कोश तैयार करना हो उसके लिए एक अलग से जो है शिल्प है जो उसका तरीका होगा। साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल दर्शन आदि मानविकीय विषयों के शोध के तंत्र एक नहीं होते, परंतु विज्ञान के विषय की शोध प्रक्रिया में विशेष अंतर नहीं होता, क्योंकि उनमें वस्तुनिष्ठता की प्रधानता होती है। मानविकी विषय केवल वस्तुनिष्ठता से शोधित नहीं होती, उनमें आत्मपरकता का भी अंश सम्मिलित रह जाता है। यानी कि जो मानविकी के जो विषय होते हैं जब उनमें शोध करने के लिए जाते हैं उनमें जो है पूरी तरह से वो जो है वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाते, उसमें कहीं ना कोई हमारे पूर्व ग्रह या फिर हम ये बोलने की आत्मपरकता या खुद के जो विचार है या फिर खुद का जो नज़रिया है वो उसमें आ ही जाता है, उसका अंश कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित रह ही जाता है। शोधकर्ता अपनी पूर्व धारणा के अनुरूप सामग्री एकत्रित कर अविशिष्ट निष्कर्ष सिद्ध कर लेता है। यानी कि जो शोधकर्ता होता है वो जो पहले की जो धारणाएं दी गई है उनके अनुरूप सामग्री को एकत्रित करता है, यानी कि जो है जो सामग्री शोध के कार्य में हमें हेल्प करने वाली है उन चीज़ों को इकट्ठा करता है वो, और जो है जो उसका निष्कर्ष है वो निकालने की कोशिश करता है। इस प्रकार से जब शोधकर्ता सामग्री एकत्रित करके उसका निष्कर्ष निकालता है तो इसमें एक ही विषय की विभिन्न प्रकार के जो निष्कर्ष है जो वो प्रतिपादित होने लगते हैं। यानी कि अनेक प्रकार के जो है जो निष्कर्ष निकलते हैं वो हमारे सामने आते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं
जैसे कि हम उदाहरण लें तो एक जो शोधार्थी है वो तुलसीदास को अद्वैतवादी और दूसरा विशिष्टाद्वैतवादी अपने अपने तर्कों से सिद्ध कर सकता है। यानी कि एक ने जो है उनके साहित्य को लेकर अद्वैतवाद पर काम किया, उन्होंने वो साबित कर दिया, और दूसरा जो है विशिष्टाद्वैतवादी जो तत्व है वो ढूंढे उनके साहित्य में या उनकी रचनाओं में, उन्होंने वो बात सिद्ध कर दी। इस प्रकार से एक ही रचना के या फिर एक ही जो विषय के है वो अलग अलग निष्कर्ष हमें देखने को मिलते हैं। परंतु विज्ञान के विषय समान परिस्थितियों में एक ही परिमाण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि विज्ञान के जो विषय होते हैं या जो भी टॉपिक होते हैं वो जो है किसी भी किसी भी हम स्टेज पे देखें या किसी भी तरीके से करके देखें तो उनकी जो स्थिति है वो समान मिलती है या उनके जो परिणाम है वो समान मिलते हैं, क्योंकि वे अनिवार्यतः भौतिक प्रयोगशाला में परीक्षित किए जाते हैं। यानी कि इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो विज्ञान के जो विषय होते हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो सामग्री होती है या फिर उनका जो डाटा होता है, उन्हें एक जो है प्रयोगशाला लैब में जो है उनको टेस्ट किया जाता है और उसी के थ्रू जो बार बार जो निष्कर्ष निकल के आता है उनका जो है सेम रिजल्ट सामने आता है, और इस प्रकार से जो है उनका जो है जो निष्कर्ष होता है वो बदल नहीं पाता। मानविकी के जो विषय विज्ञान बन गए हैं उनके निष्कर्ष भी प्रयोगशाला में परीक्षित होते हैं। यानी मानविकी के जो विषय है जो अब विज्ञान बन गए हैं, जैसे कि हम होम साइंस को ले सकते हैं या फिर हम साइकोलॉजी को ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो है प्रयोगशाला का जो है अब जो है इनको भी प्रयोगशाला में परीक्षित करने लगी है। यहाँ हम कुछ विशिष्ट विषयों की शोध प्रविधि का संकेत दे रही हैं। हम कुछ जो विशिष्ट शोध प्रविधि होगी उनका हम जो है अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और उनको जानने की कोशिश हम करेंगे। लोक साहित्य के अध्ययन की प्रविधि सबसे पहले हम जो जानने की कोशिश करेंगे वो लोक साहित्य की जो प्रविधि है उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। लोक साहित्य पर अध्ययन घर या पुस्तकालय में बैठकर नहीं किया जा सकता। इसके लिए ग्राम, खेत खलिहान, नदी, बावड़ी, कुआं आदि स्थानों पर जाना पड़ता है। यह क्षेत्रीय कार्य यानी फील्ड वर्क कहलाता है, किसी फील्ड में काम करना। अनुसंधाता को अपनी भाषा के लोक साहित्य पर शोध अधिक शुकर होता है। मतलब कि कोई भी जो अनुसंधान करता होता है वह अपना जो क्षेत्र होता है या जो अपना लोक साहित्य होता है उसके लिए जो है उतना ही रिसर्च करना या फिर शोध करना उसके लिए आसान होता है, क्योंकि उसके लिए वह स्वयं भी सूचक होता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को पहले से जानते हुए होता है या फिर उसे उन चीज़ों का ज्ञान होता है, हम ये बोल सकते हैं। उसका पारिवारिक वातावरण उसके अनुकूल होता है, इससे उसे सामग्री जुटाने में सहायता मिल जाती है। यानी कि अगर मैं अपने हरियाणा साहित्य पर जो है या फिर हरियाणा के गीतों पर या रागनियों पर अगर मैं शोध कार्य करना चाहती हूँ तो ये मेरी पृष्ठभूमि हो गई, ये मेरी जन्मभूमि हो गई, मैं इससे जुड़ी हुई हूँ, यहाँ के लोगों के बीच में रहती हूँ, तो मैं यहाँ जो सामग्री जुटाने में जो है आसानी से जो है मैं सामग्री जुटा पाऊँगी, तो ये मेरे लिए आसान कार्य हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण और ले सकते हैं कि मान लीजिए बुंदेली गीतों पर शोध कार्य करना चाहते हैं हम, तो सर्वप्रथम आप विषय की रूपरेखा तैयार करेंगे, उसके बाद फिर बुंदेली भाषा के क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। भाषा विज्ञान की पुस्तकों, भाषा सर्वे रिपोर्ट, जनगणना रिपोर्ट आदि के आधार पर हम एक नक्शा जो है तैयार हमारी रिसर्च का करेंगे और कार्य को प्रारंभ करने के लिए एक ऐसे स्थान को चुनना पड़ेगा जो बुंदेली जो भाषा है उसका केंद्र हो। वहाँ जाकर हम वहाँ के वृद्ध स्त्री पुरुष हो गए या फिर वहाँ के जो पुरानी जगह है उन पर जाएंगे, उन लोगों के संपर्क में आना शुरू करेंगे। यदि वहाँ आपको कोई जानता है या फिर कोई संबंधी है उनसे सहायता लेने की कोशिश करेंगे। ग्राम में अपरिचित व्यक्ति को आते जाते देख जो है लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। इस प्रकार से हम ग्रामवासियों के मन में जो है विश्वास जो है उत्पन्न कर सकते हैं और वहाँ से जो है आवश्यक जो सामग्री है वो प्राप्त की जा सकती है।
हम उनकी जो गीत वगैरह है उनको टेप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, किसी पर फिल्म बना सकते हैं। इससे हमें जो है गांव वालों को या फिर हम जिस एरिया में रिसर्च करने के लिए, जिस एरिया में हमें रिसर्च के लिए चुना है उसमें जो है लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से जो है हम लोक साहित्य का जो अध्ययन, लोक साहित्य का जो अध्ययन है उसको जो है कर पाएंगे। इस प्रकार से हम जो है मानते हैं कि अगर हम ये मेथड अपनाते हैं, जैसे कि किसी गांव में जाकर वहाँ जान पहचान के लोगों से मिलकर वहाँ के लोगों को विश्वास दिलाकर या फिर उन लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताकर, इस प्रकार से जो है हम लोगों को समझा सकते हैं और वहाँ के लोगों को जो है कन्विंस कर सकते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। इस प्रकार से जो है लोक साहित्य के लिए जो है एक शोधकर्ता के लिए कार्य आसान हो जाता है। उससे आगे है कार्य के लिए एक केंद्रीय ग्राम अवश्य चुनेंगे। उस पर हम गीतों की प्रामाणिकता या विभेद को जानने के लिए बीच बीच में बुंदेली भाषा के क्षेत्र के अन्य जो ग्राम हैं उनमें जाकर जो है गीतों को सुनेंगे, उनके प्रसंग लेंगे, उन गीतों को हम बार बार दोहराएंगे, टेप में रिकॉर्ड करके लोगों को सुनाएंगे। कहीं गलती हमें मिलती है तो उस चीज़ को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है ये कार्य कर सकते हैं। अगर हम पहले का उदाहरण ले तो हिंदी में राम नरेश त्रिपाठी जी ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो है ग्राम गीतों के संग्रह करने में बड़ा श्रम उठाया था। वे अनजान ही खेतों के मेड़ों पर जो है गीत वगैरह सुनते थे। टेप चलाना उस समय में जो है सामान्य नहीं था। उन्होंने अपनी श्रवण शक्ति का सहारा लेकर जो है टेप रिकॉर्डों के द्वारा सामग्री चयन का कार्य जो है अपने को उपलब्ध करवाया और जो है जो इस कार्य को पूरा किया। उससे आगे हम देखते हैं कि दो भाषाओं के संधि क्षेत्र में भी जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ गीतों की भाषा भाव में अंतर आने की संभावना रहती है। जैसे कि हम देखें, अगर हम हरियाणा और पंजाब के एक बीच के हिस्से को लें या फिर हम जो है हम उस बीच के हिस्से में एक तरफ हरियाणवी गीत और एक तरफ पंजाबी गीत सुने तो उनमें हमें कुछ ना कुछ विभेद अवश्य मिलेगा। उसके बाद गीतों का संग्रह हो जाने पर उन्हें विषय या प्रसंग से क्रम के साथ वर्गीकृत कर लेना चाहिए। उनका साहित्यिक मूल्यांकन करना चाहिए कि कहाँ तक ये जो है हमारे साहित्य में ये चीज़ें आ सकती हैं। यदि सह बोलियों जैसे कि कनौजी, ब्रज हो गया, इनसे तुलना में अभिष्ट हो तो वह भी की जा सकती है, परंतु यह आपकी रूपरेखा या जो निर्दिष्ट समय विषय सीमा होती है उस पर जो है अवलंबित होगा। इसलिए हमें जो है हमारे जो विषय है उसके बारे में सारी चीज़ें पहले से क्लियर करके चलना चाहिए। यानी कि हमारा जो विषय है या फिर उससे रिलेटेड जो भी सामग्री होगी या फिर कोई क्षेत्र होगा तो उस चीज़ को हमें स्पष्ट कर देना चाहिए। इससे आगे हम देखते हैं कि भाषा का जो अध्ययन है वो हम किस प्रकार से करेंगे, यानी कि हमें किस प्रकार की भाषा का जो अध्ययन ऐसा करना चाहिए। किसी भाषा या बोली का अध्ययन या तो ऐतिहासिक रीति से किया जाता है या वर्णनात्मक रीति से। ऐतिहासिक रीति से अध्ययन करने के लिए आपको प्राचीन साहित्य का अध्ययन अपेक्षित है। यानी कि जब हम ऐतिहासिक रीति का अध्ययन करते हैं तो जो प्राचीन साहित्य होता है उसको अपेक्षित रखना पड़ता है। यदि आप खड़ी बोली पर ऐतिहासिक पद्धति से शोध करना चाहते हैं तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि यह बोली किस प्रकार की है। आप जानते हैं इसका आर्य परिवार है, अतः आपको यह भी खोजना होगा कि यह किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपको अपभ्रंश साहित्य जहाँ भी उपलब्ध हो उसे खोज कर पढ़ना होगा, देखना होगा, उसका निरीक्षण करना होगा, उसे अच्छे से वर्गीकृत करना होगा एवं खड़ी बोली की प्रवृत्ति उसमें किस अंश तक विद्यमान है, इन चीज़ों को चेक करना होगा, इनकी खोज करनी होगी। इस प्रकार से जो है हम देख पाएंगे, क्योंकि किसी भी भाषा के परिवार को जानने के लिए जो शाब्दिक जो ऐक्य होता है, ऐक्य ही पर्याप्त नहीं है। यानी कि जो शब्दों का जो उन शब्दों का एक समान होना यही काफ़ी नहीं होता। उनके व्याकरणिक जो ढांचे होते हैं उनकी
एकता को भी देखना पड़ता है, यानी कि जो उनका व्याकरण का जो ढांचा होता है हमें उस चीज़ को भी लेकर चलना होगा। सिर्फ शब्दों का जो मेल है या शब्दों का एक समान होना, इस चीज़ से हमें जो है बचना चाहिए और जो उनके व्याकरणिक जो ढांचे होते हैं उनको देखना चाहिए। जैसे कि हम विभक्ति, क्रिया रूप आदि की परीक्षा अवश्य करनी चाहिए जब हम किसी भी भाषा का अध्ययन करते हैं या उसके बारे में जानते हैं। कोई हिंदी शब्द रूप विकास क्रम से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए वर्तमान भाषा रूप को कैसे प्राप्त किया है, इसका निर्धारण करना होगा। एक ही भाषा के क्षेत्र की भिन्नता से ध्वनि और अर्थ तत्व भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हम दो भाषाओं में देखें तो एक शब्द का अर्थ कुछ मिलेगा और दूसरी भाषा का जो अर्थ है हमें अलग देखने को मिलता है। लिंग भेद भी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मराठी के संबंध में पहले यह धारणा थी कि इसका प्राकृत से सीधा संबंध है, लेकिन बाद में शोध से ज्ञात हुआ कि महाराष्ट्री जो अपभ्रंश से विकसित हुई है, हिंदी स्वर श्रेणी का जो है विकसित रूप है। इस प्रकार से जो है इन चीज़ों को चेक करना होता है। महाराष्ट्रीय स्वर श्रेणी का ही पश्च रूप है। साहित्य, प्राचीन साहित्य के अध्ययन से यह तथ्य जो है प्रकाश में आया है, यानी कि पहले जो है इसके बारे में ये अवधारणा थी कि जो मराठी है यह प्राकृत से संबंधित है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस पर शोध किया गया और इसके बारे में जाना गया, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ या ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो है मराठी जो भाषा है या मराठी की जो बोली है वो जो हिंदी स्वर श्रेणी है उसी से विकसित है। उसके बाद हम देखते हैं भाषा या बोली का वर्णनात्मक अध्ययन क्षेत्रीय कार्य पद्धति से संपन्न होना चाहिए, यानी कि जो क्षेत्रीय कार्य पद्धति है, जो एक क्षेत्र के लिए कार्य पद्धति होती है, उससे संपन्न होना चाहिए। जिस भाषा का शोध करना हो उसके केंद्र में जाकर रहना आवश्यक होगा। जिस भी भाषा का हमें शोध करना है, मान लेते हैं कि हमने बुंदेली जो बोली है उस पर शोध करना है, तो जो बुंदेल का जो क्षेत्र है जहाँ बुंदेली बोली जाती है वहाँ जाकर रहना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। बोलियां संस्कारी भाषाओं के संपर्क में आ जाने के कारण अपना मूल रूप खोती जा रही हैं। अतः किसी बोली के अध्ययन के लिए शहर से दूर का क्षेत्र चुनना चाहिए, यानी कि हमें बुंदेली, प्योर बुंदेली जो शुद्ध बुंदेली है उसके बारे में जानना है, जो नगर से दूर है, जिसमें कि जो नगर का टच ना हो उस लैंग्वेज में या उस बोली में, तो उससे दूर जो एक दूर गांव है जिसमें प्योर बुंदेली बोली जाती है, ऐसे जो है क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। जो कि अनुसंधेय बोली, साथ में ऐसे सूचक को लेना चाहिए जो आपकी तथा अनुसंधेय बोली दोनों का ज्ञाता हो, यानी कि किसी एक दूरभाषीय के रूप में जो है कार्य करने वाले व्यक्ति को भी हमें साथ में रखना चाहिए, जो हमारी भी समझ सके और जो जिस पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं या जो शोध कार्य करने जा रहे हैं उस बोली को भी समझ सकें। आपको नगर वातावरण से दूर के ग्राम में जाकर पहले तो वहाँ के व्यक्तियों से मैत्री भाव उत्पन्न करना होगा। उसके बाद जो है संदेहास्पद व्यक्ति न समझे, ताकि वो हमें मतलब कि हमारा सपोर्ट कर सके। व्यक्तियों के बीच बैठकर उनसे कोई कहानी सुने, टेप रिकॉर्ड की जाए। अपनी भी कोई ऐसी कहानी साथ में रखे जिसमें पारिवारिक जीवन संबंधी शब्द तथा व्याकरण के रूप में समाविष्ट हो सके। जब आप सूचक के द्वारा बोली यानी भाषा की कहानी रिकॉर्ड कर चुके हो, तब अपनी कहानी का बोली रूपांतरण कराइए और उसे भी टेप कर लीजिए। टेप को बार बार बजाकर आप बोली की ध्वनियों को पहचान कर उसकी वर्णमाला या फोनीम तैयार कर व्याकरण का ढांचा भी तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हमें भाषा का अध्ययन करने के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना होगा। जैसे कि हम किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ के लोगों से हमारा मैत्री भाव जो है, ऐसा मैत्री संबंध होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग जो है संदेहास्पद ना समझ सके। व्यक्तियों के बीच बैठकर उन लोगों से कहानी सुनना या उनको कहानियाँ सुनाना, इस प्रकार की चीज़ें जो है हमें करनी पड़ती है, ताकि जो है हम अपने काम को पूरी तरह से अच्छी तरह से और स्पष्ट रूप से कर सके।
अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो बोली या भाषा का जो वर्णनात्मक अध्ययन है उसमें ग्रेसन ने भाषा सर्वे का जो परिणाम अपनी कई जिल्दों में प्रकाशित किया वह प्रत्यक्ष रूप से सर्वे पद्धति पर आश्रित नहीं था। यानी कि उन्होंने सिर्फ सर्वे पद्धति पर जो है अपनी जो है जिल्द वो है प्रकाशित नहीं की थी। उन्होंने बाइबल की एक कहानी चुनकर जिले के कर्मचारियों को भेज दी। उसके बाद उन्होंने रूपांतरण करा के उसका जो है पारिवारिक तथा व्याकरणिक रूप प्रस्तुत किया। इस कार्य के लिए जो है शिक्षित ही नहीं है, शिक्षित और अर्ध शिक्षित जो गांव के पटवारी वगैरह है, मुकदमे आदि की सहायता से उन्होंने जो है इस सामग्री संग्रह में पूरी सावधानी से जो है लोगों तक पहुंचाया। इसी से उन्होंने पारिवारिक वर्गीकरण तथा अन्य कई निष्कर्षों पर विद्वानों के जो तीव्र मतभेद थे उनको लेकर जो है वो सब स्पष्ट किया। ग्रेसन के जो काल में भाषा के अध्ययन की जो वैज्ञानिक उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। यानी कि जो भाषा को जो है एक वैज्ञानिक तरीके से जो है उसका शोध कर सके, इस प्रकार के जो उपकरण उनके समय में उपलब्ध नहीं थे। उसमें जो है यत्र तत्र दोषों का आ जाना स्वाभाविक था। भारतीय भाषा विज्ञान या अनुभव करने लगी थी तो देश की समस्त भाषाओं का वैज्ञानिक रीति से पुनः सर्वेक्षण करना आवश्यक था। इसलिए जो है ग्रेसन ने ये सर्वे किया था। शिक्षा के प्रसार से बोलियां या तो परिनिष्ठित भाषा में समाहित होती जा रही थी या इतनी अधिक प्रभावित हो रही थी कि उनका शुद्ध रूप है जो वो कठिन होता जा रहा था। यानी कि या तो शिक्षा के प्रसार के लिए उनका रूप जो है बिल्कुल ही बदल ही गया था, या फिर वो इतनी लुप्त होती जा रही थी कि उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल था, कि वो लुप्त होती जा रही थी दिन ब दिन। इस प्रकार से डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने भी बिहार के मानभूमि भाग में जो है प्रचलित बोलियों का सर्वे करा था, जिससे बहुत सी गलत धारणाओं का निराकरण उन्होंने किया था। हिंदी में डॉक्टर जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी रहे हैं, उन्होंने जिले की बोली पर भी सर्वे पद्धति का कार्य किया था। यदि प्रत्येक क्षेत्र की भाषा बोली का इसी प्रकार से सर्वे किया जाए तो समस्त हिंदी जो प्रदेश की जो भाषाओं का सर्वे है जो हो सकता है। इसी प्रकार से जो हिंदी क्षेत्र है उनके विश्वविद्यालयों में यही पद्धति जो है अपनाई जा रही है। पर सर्वे शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से किया जाना चाहिए, यानी कि उसमें भी कोई भी पूर्वग्रह नहीं रहना चाहिए। उसे स्वभाषा प्रीति या प्रादेशिक राजनीतिक समावेश नहीं होना चाहिए। उसमें ये सब जो द्वेष है वो नहीं आने चाहिए। इस प्रकार से जो है एक अच्छा सर्वे जो भाषा के लिए किया जा सकता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति है उसका पाणिनि और पतंजलि ने भी जो है आदर्श उपस्थित किया है। स्विट्जरलैंड में भाषा विज्ञान की फर्डिनेंड द सोसूर ने भी भाषा के संबंध में जो है मौलिक विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भाषा के दो रूप हो सकते हैं। उन्होंने जो है इसके जो दो रूप बांटे हैं उसमें एक तो वह है जिसको वस्तुतः भाषा नहीं वाक या भाषण कहते हैं। उन्होंने जो है भाषा नहीं बल्कि वाक और भाषण मात्र कहना चाहिए। उसके लिए उन्होंने फ्रेंच भाषा में ला परेल कहा है। वह व्यक्तिपरक तथा प्रसंगपरक है। वे कहते हैं कि वे या तो व्यक्तिपरक हो सकती है या फिर प्रसंगपरक हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के भाषागत जो व्यवहार में भेद होते हैं वे एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रसंगों से, भिन्न भिन्न क्षणों से, भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों से, शब्दों से, अर्थों से प्रयोग में लाता है। प्रत्येक बार जब कोई व्यक्ति बोलता है तब वह नई भाषाई घटनाओं का सृजन करता है। यानी कि हम हर वक्त जब हम बोल रहे हैं, हर समय जब हम बोल रहे हैं तो एक नई भाषाई घटनाओं का सृजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो भाषा में है कोई ना कोई चेंज आ ही जाता है। या फिर हम ये बोलें कि हमारे जो बोलने की जो ध्वनियाँ हैं उनमें जो है बदलाव आता है। किसी व्यक्ति ने जो है आज जिस ध्वनि का उच्चारण किया है या जिस शब्द के द्वारा उसने जिस अर्थ का बोध किया है वही कल ठीक ठीक वैसा ही नहीं कर सकता। यानी कि हम सेम चीज़ें नहीं दोहरा सकते, खासकर जो है हमारी बोली में। ऐसे ही भाषा शैली की जो है भाषा जो हमारी भाषा की जो भाषा शैली पहले थी वही भाषा शैली जो आगे होकर भिन्न हो जाती है। एक ही व्यक्ति की भाषा में जहाँ इतने विभेद संभव है वहाँ जब अनेक व्यक्तियों की भाषा के संबंध की ओर ध्यान जाता है तब सहज ही हमें उसे गतिशील रूप का अनुमान लगाते हैं। यानी कि भाषा को हम गतिशील मान सकते हैं जिसका परिवर्तन दिन ब दिन होता जा रहा है। या हम ये कहें कि हर वक्त हर समय हर पल जो है उस चीज़ का
जो है परिवर्तन हो रहा है। इस प्रवृत्ति के कारण होने वाले भेद तत्काल भले ही प्रकट न हो, परंतु 2-3 पीढ़ियों में अथवा कोसों दूर जो बोली जाती है उससे स्पष्ट हो जाती है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने इसी भाषा विज्ञानी के शब्दों में भाषा के दूसरे रूपों का भी नाम किया है। एतांत दलाग दिया है, जिसका अर्थ होता है किसी भाषा की निश्चित संख्या होना। ये जो एतांत द लाग जो है विश्वनाथ प्रसाद ने दिया है, इसका मतलब हम जो है पढ़ते हैं किसी भाषा की जो निश्चित संख्या होती है उसको। यह वह भाषा है जो व्यक्ति या समाज निरपेक्ष होती है, जिसे हम परिनिश्चित भाषा कहते हैं। यह जल्दी परिवर्तित नहीं होती, यानी कि जो फॉर्मल लैंग्वेज जो हो जाती है वो जल्दी परिवर्तित नहीं हो पाती। बहुत वर्ष या सदियों के व्यतीत होने के बाद जो है ये परिवर्तित हो पाती है। अतः भाषा विज्ञान के अध्येताओं को समय समय पर जो है भाषा की प्रवृत्तियों के विकास का प्रायोलोचन करते रहना चाहिए, यानी कि हमें जो है भाषा विज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए और जो है उन चीज़ों को बार बार जो है अध्येता बन के जो है उनका जो है विकास करना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि अभिलेख प्रेषण हो, क्षेत्र सर्वे हो, आदि चीज़ें जो है प्रविधियों को प्रयोग में लाया जाए। विज्ञान शोध के नए नए आयाम खोले, उसके बाद प्रविधियों का नया नया प्रयोग किया जाए। इसलिए प्रविधि में अनुसंधेय जो विषय प्रतिपादित किया जाए उसका भी अवलंबन लेना चाहिए। इस प्रकार से जो है एक हम भाषा का जो अध्ययन करते हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें दोहरानी चाहिए, किन किन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रकार से जो हम इनका वर्णन करते हैं। इससे आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कि लोक भाषा कोश निर्माण की प्रविधि, यानी कोश का निर्माण जब हम करते हैं, लोक भाषा के कोश का निर्माण जब हम करते हैं तो उसकी क्या प्रविधि हो सकती है। कोश निर्माण का कार्य भाषा विज्ञान का अंग है। लोक साहित्य का अध्ययन लोक भाषा के परिचय के अभाव में संभव नहीं है। भाषा के अंगों में शब्द की प्रधानता है यानी कि जब हम भाषा के अंगों को पढ़ते हैं उसमें तो शब्द की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। एक ही शब्द के 2-3 या अधिक प्राय भी हो सकते हैं। कोशकार को शब्द संग्रह का कार्य ग्राम के प्रत्येक जीवन से संबंधित व्यक्तियों के सहयोग से करना चाहिए, यानी कोशकार को जब शब्द संग्रह का कार्य सौंपा गया हो या ग्राम या प्रत्येक जीवन से संबंधित व्यक्ति है उसका सहयोग लेकर करना चाहिए। सूचक असावधानी से शब्द के गलत अर्थ की जो सूचक असावधानी से शब्द है जो वो गलत अर्थ जो है वो बता सकता है। अतः जब तक 10-12 व्यक्तियों से उसका समर्थन न मिल जाए हमें तब तक जो है उसका जो है संग्रह नहीं करना चाहिए। एक शब्द के एकाधिक प्राय हो सकते हैं और प्रत्येक का किंचित अर्थ वैविध्य भी हो सकता है, यानी कि एक जो शब्द होता है उसके प्रायवाची अनेक हो सकते हैं और उसका अर्थ भी जो है अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए हम पानी का प्राय ले तो प्राय है पानी, जल का प्राय है, परंतु जल में जहाँ पावित्र्यता का भाव है वहाँ पानी में ऐसा कुछ नहीं है। हम गंगा जल कह सकते हैं लेकिन हम गंगा पानी नहीं कह सकते। पानी नल का होता है, कुएं का होता है, तालाब आदि का होता है। कोश को शब्द संग्रह में सतर्कता, यानी कोशकार जो होता है उसको शब्द संग्रह में सतर्कता बरतनी चाहिए, यानी सही शब्दों का प्रयोग और संग्रह करना चाहिए। अपनी जो स्मरण शक्ति है उसका भली भांति उपयोग कर सूचक किस प्रसंग में शब्द का प्रयोग कर रहा है इसे भी स्मरण में रखना चाहिए एवं उसके प्रायों में अर्थ भेद पर ध्यान देना चाहिए। प्राय का अर्थ समानार्थी होता है, जिसे अंग्रेजी में कर्मश सिनोनिम जो है कहा जाता है, यानी कि इक्विवेलेंट, यानी उसके बराबर होना। परंतु रामचंद्र वर्मा का कहना है कि कोई शब्द जो होता है वो कि कोई शब्द जो है किसी दूसरे शब्द का प्राय या समानार्थी नहीं होता। जो रामचंद्र वर्मा है वो ये कहते हैं कि कोई भी शब्द हो एक जो दूसरा जो प्राय या समानार्थी नहीं हो सकता। जो प्रत्येक शब्द होता है उसका एक स्वतंत्र अर्थ होता है। जैसे कि हमने ऊपर पानी का और जल का उदाहरण लिया, वे कहते हैं कि हम गंगा जल कह सकते हैं लेकिन हम गंगा पानी नहीं कह सकते। एक दूसरे की जगह प्रयुक्त हो सकने से विचार से ही यह भी कहा जा सकता है
कि एक भाषा के शब्द आपस में ही एक दूसरे के प्राय होती है, यानी कि एक भाषा के शब्द है जो एक दूसरे के प्राय तो हो सकते हैं लेकिन समानार्थी नहीं हो सकते, यानी कि हम उन्हें एक बार के लिए जो है प्रयुक्त कर सकते हैं। किसी दूसरी भाषा के शब्द है जो वो प्राय नहीं हो सकते, जैसे कि वराधी, समुंदर, सागर एक शब्द के दूसरे प्राय को माने जा सकते हैं, पर अरबी बहर या अंग्रेजी ओशन के प्राय नहीं बल्कि समानार्थी होंगे, यानी जो समान अर्थ देने वाले हो सिर्फ वो हो सकते हैं। हम उन्हें उनका प्राय नहीं कह सकते, यानी कि उन्हें उनकी जगह पर नहीं रख सकते। प्राय एक भाषा के जो वाचक शब्द है दूसरी भाषा में होते हैं, जैसे कोश कोश में शब्द रूप, उच्चारण, व्याकरणिक रूप, विशेषण, व्युत्पत्ति हिंदी, अंग्रेजी या अरबी, फारसी किसी से भी निर्देशक के अर्थ, उदाहरण किसी ग्रंथ से दिए जाते हैं। यदि शब्द ठेठ बोली का है और हिंदी में प्रयुक्त नहीं हुआ है तो उदाहरण नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार से जो है यदि शब्द किसी मुहावरे में प्रयुक्त हुआ है तो उसे दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए सुहागा शब्द का विवरण हम डॉक्टर अम्बा प्रसाद सुमन की ब्रज भाषा शब्दावली से लेते हैं। सुहागा रस, सौभाग्य, सोहयाज, सुहागा, जोत की भूमि को जो है सौभाग्य का सौंदर्य देने वाला, जुते हुए खेत का, इस प्रकार से जो हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे कई उदाहरण जो है वो हो सकते हैं। संग्रहकर्ताओं के लिए आवश्यक निर्देश जो है संग्रह, जो शब्दों का जो संग्रह करते हैं उनके लिए जो आवश्यक जो निर्देश होते हैं उनको हम जानेंगे। जनसाधारण या समाज के किसी वर्ग विशेष में प्रचलित शब्दों का ही संग्रह करना चाहिए, यानी कि जो जनसाधारण में प्रचलित है उन्हीं का संग्रह करना चाहिए। जिस विषय या समाज के जिस वर्ग को ले उसे सभी भेदों, व्यापारों, गुणों, लक्षणों, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन संबंधी शब्दों का संग्रह करना होगा। इसी प्रकार से जो शब्द जिस रूप में व्यवहारत है या व्यवहारत हो उसे ठीक उसी प्रकार से लिखना चाहिए। उसे साहित्य का रूप देने के लिए उसमें फेरबदल या संशोधन नहीं होना चाहिए। जिस शब्द को ले उसको लेकर जो मुहावरे या कहावतें व्यवहारित है उन्हें भी वही सम्मिलित कर लेना चाहिए, पर कहावतों या फुटकर मुहावरों को एक पृथक या स्वतंत्र विषय समझा जाएगा। इसी प्रकार से कार्यकर्ताओं को जिन व्यक्ति या वर्गों के बीच जाकर काम करना होगा उनके प्रति जो है सेवा, सहानुभूति और सद्भावना के जो है उनमें बिल्कुल घुल मिलने की चेष्टा करनी चाहिए, जिससे उनकी पूरी सहानुभूति और सहयोग प्राप्त हो सके और उनको स्वयं संग्रह कार्य के महत्व में विश्वास और दिलचस्पी हो सके। इस प्रकार से जो है एक संग्रहकर्ता होता है उसके लिए कुछ निर्देश होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो उसे फॉलो करने होते हैं शब्दों के संग्रह के लिए। उससे आगे हम चलते हैं कि शब्दों के स्थानीय उच्चारण पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी शब्द का जो है संग्रह करते हैं तो उसको ठीक उसी रूप से लिखा जाना चाहिए कि जिस प्रकार से वो लिखा जाता है उसे उसी प्रकार से जो है लिखा जाना चाहिए। एक शब्द का एक ही अर्थ में अनेक बार उल्लेख नहीं करना चाहिए, यानी एक अर्थ है उसका एक ही अर्थ है, इस बारे में जो है उल्लेख नहीं करना चाहिए। अर्थ एवं विवरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उन्हें स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक है। प्रत्येक विषय का पारिभाषिक शब्द यथासंभव एक साथ और पूर्ण रूप से लिखना चाहिए। निर्दिष्ट विषयों में वर्गों में विषयों का विभाग और उपविभाग भी कर लेना चाहिए। जो पारिवारिक शब्द न हो उन्हें अलग ही लिखना चाहिए। निर्देश पत्र में दिए हुए प्रत्येक नियम को ध्यानपूर्वक समझ या देखकर उपयोग में लाना आवश्यक है। शब्दों, कहावतों, मुहावरों और पहेलियों को अलग अलग पत्रों पर लिखा जाना चाहिए। जहाँ शब्द एवं शब्द लिखे जाएं वहाँ दूसरे विषय न लिखे जाएं। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा साहित्य इतिहास की प्रविधि। साहित्य इतिहास की प्रविधि में हम जो साहित्य का इतिहास जो लिखने की कोशिश करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साहित्य के इतिहास की कालक्रम अनुसार विधि से रचना नहीं हो सकती, यानी कि डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने जो है सबसे पहले ही इस बात का खंडन कर दिया कि जो कालक्रम अनुसार हम विधि से जो रचना करते हैं वो नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य सर्वकालिक होता है। किसी काल की सीमा से उसे आबाद
या आबद्ध नहीं किया जा सकता। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा कहते हैं कि अगर जो साहित्य होता है वो सर्वकालिक होता है, उसे हम किसी जो सीमा, जो कोई समय होता है उसमें हम उसे नहीं बांध सकते, यानी कि उसे हम स्वतंत्र रूप से ही कर सकते हैं। जो साहित्य काल की सीमा में आबद्ध है वह साहित्य के इतिहास में स्थान पाने का अधिकारी नहीं है। हिंदी में स्वाधीनता आंदोलन काल में रचा गया साहित्य काल कवलित हो गया। जो रचनाएं साहित्यिक तत्व, मानवीय अनुभूतियों, सुख और दुख पर आधारित रही है, वे जीवित रही है। पर प्रश्न यह है कि उन्हें वर्ष, तिथि, सम्मत किस काल के अंतर्गत रखा जाए। उनका रचना काल ही अपने आप जान सकते हैं, जीवन काल नहीं। यानी कि उन्होंने कहा है कि उस जो साहित्य में जो लिखा जाता है उस समय की जो प्रवृत्तियां होती है वो अपने आप दिखाई दे जाती है। उन्हें किसी विशेष काल या फिर विशेष एक समय में बांधने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑस्टिन वॉरेन कहते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक इतिहास में और कला के इतिहास में अंतर है। जो ऐतिहासिक और विगत है उसमें तथा प्राचीन में जो ऐतिहासिक के साथ साथ किसी न किसी कदर इस समय भी वर्तमान है, फर्क तो है। लेकिन जो ऑस्टिन वॉरेन है वो इस बात को दोहराते हैं या फिर खंडन करते हैं कि राजनीतिक इतिहास में कला के इतिहास में अंतर है। यानी कि एक राजनीतिक इतिहास रहा हो और एक साहित्य का इतिहास रहा हो, यानी कला का इतिहास रहा हो, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। ऐतिहासिक और विगत है उसमें तथा प्राचीन में ऐतिहासिक के साथ साथ किसी न किसी कदर इस समय भी वर्तमान है। यानी कि हम उसमें वर्तमान भी देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों में फ़र्क बताते हैं। इतिहास उन घटनाओं या वर्णन या प्रायलोचन है जो घट चुकी है। यानी कि इतिहास हम उन चीज़ों को कह सकते हैं जो पहले हो चुकी है। प्रायलोचन है जिनका वर्णन हो चुका है, जो एक घटना घट चुकी है, उनकी वैसी पुनरावृत्ति नहीं होती। यानी कि जो इतिहास पहले घट चुका है वो फिर से अब नहीं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, मतलब कि वो वैसा का वैसा फिर से नहीं घटित हो सकता। एक लेखक ने ठीक ही कहा था कि साहित्य के नहीं, साहित्यकार के इतिहास लिखे जा रहे हैं। मतलब कि साहित्य नहीं बल्कि साहित्यकार उनके इतिहास लिखे जा रहे हैं। जो इतिहास लिखे गए हैं वे या तो साहित्यकार के जीवन का कालक्रम अनुसार है, जिसमें उनकी रचनाओं की या तो तालिका है या तालिकाएं या आलोचनाएं हैं। वे काल विशेष की प्रवृत्ति विशेष को लक्ष्य करके भी लिखे गए हैं और उन्हें आदि, मध्य और वर्तमान काल नाम दे दिया गया है। यानी कि ये भी उस चीज़ पर कटाक्ष कर रहे हैं। साहित्य पर समय का प्रभाव पड़े यह आवश्यक नहीं है। यानी कि इस बात का खंडन कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है जो हम साहित्य लिख रहे हैं उस पर इस समय का प्रभाव पड़े। और इसलिए उनकी पृष्ठभूमि में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन देना बहुत ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये इस चीज़ को नकारते हैं कि जब हम किसी भी साहित्य इतिहास की जो पृष्ठभूमि पढ़ते हैं उनकी तत्कालीन जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति होती है उनका वर्णन हमें नहीं देना आवश्यक नहीं होता। इसी प्रकार से हम छायावादी युग का हम उदाहरण दे सकते हैं। यह देश में राजनीतिक सामाजिक संघर्ष चल रहा था। यानी कि छायावाद 1920 में आया, उस समय अंग्रेज़ों का राज था और जो सामाजिक और राजनीतिक जो संघर्ष है वो उस समय चला हुआ था। छायावादी रचनाओं को पढ़कर हमें काल की बाह्य उथल पुथल का बिल्कुल पता नहीं चलता। इस प्रकार को हम 100% यकीन कर सकते हैं कि छायावादी जो हम साहित्य पढ़ते हैं उसमें जो देश की उथल पुथल है, जो बाह्य उथल पुथल है, उसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। पर उसे विपरीत स्थिति की कल्पना होती है। जान पड़ता है देश की जनता शांत वातावरण का सुख भोग रही है। इसी से कवि गगन विहारी हो गया है, यानी कि वो कल्पनाएं करने लगा है। प्रेम के मधुर गीत गा रहा है, अंतर्मुख हो रहस्य की भूमिका में प्रविष्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस युग के साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि में सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल की चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार से ये भी इस चीज़ का खंडन कर रहे हैं।
उससे आगे हम देखते हैं, किसी परंपरा में प्रत्येक कृति की सही स्थिति निश्चित करना साहित्य इतिहास का पहला काम है। यानी कि साहित्य इतिहास का पहला काम ये है कि वो किसी कृति की सही स्थिति निश्चित करे। कलात्मक कृतियों में सबसे पहली और सबसे प्रकट श्रृंखला एक लेखक द्वारा लिखी गई कृतियाँ हैं। हम किसी एक कृति या कृतियों के समूह को उसकी परिपक्व रचना मान सकते हैं और शेष कृतियों से इस दृष्टि से विचार कर सकते हैं कि वे इस टाइप की कृति या कृतियों को कितना निकट पड़ती हैं। यानी कि हम जो श्रेष्ठ जो रचनाएं हैं उनको सिर्फ ले सकते हैं। व्यक्ति की कृतियों या समग्र अध्ययन न करके साहित्य के किसी एक तत्व को लेकर भी अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि साहित्य के किसी एक तत्व को लेकर हम अध्ययन कर सकते हैं और उसके विकास की दिशा जो है खोज सकते हैं। जैसे कि कोई भी हम उदाहरण ले, हिंदी कविताओं में छंदों का विकास, आधुनिक कविता में प्रतीक या बिंब योजना की साहित्यिक विधाओं का विकास प्रस्तुत किया गया हो, उनका स्रोत तथा विकास भी खोजा गया हो। ऐसे पर जो कार्य पर्याप्त अध्ययन की मांग करता है, क्योंकि विधाओं के जो इतिहास की जो समस्या है वो समूचे इतिहास की समस्या है। इसी प्रकार से किसी साहित्य विधा का इतिहास लिखने के पूर्व इतिहासकार को उसके सभी अनिवार्य तथ्यों को हृदयंगम कर लेना चाहिए। उसके पश्चात ही वह निश्चित कालबद्धता के दायरे में लिखित साहित्य में उन तत्वों की खोज कर सकता है। यानी कि उसे जो अनिवार्य तत्व जो होते हैं उससे विधा से संबंधित उन चीज़ों का जो है सामग्री जो है इकट्ठी कर लेनी चाहिए और कालबद्धता के दायरे में लिखित साहित्य के उन तत्वों को भी खोज लेना चाहिए। इतिहास लेखक को आलोच्य साहित्य की भूमिकाओं में लेखक या कवि के विचारों, उसके अपने साहित्य के वर्गीकरण आदि पर ध्यान देना चाहिए और उसके काव्य से संबंध उसी के वर्गीकरण को स्वीकार लेना चाहिए। इससे उसके दृष्टिकोण को समझने और उस पर अपना मत व्यक्त करने में सहायता हो जाती है। मतलब कि हम इसका मतलब ले सकते हैं कि इतिहास लेखक जो आलोच्य साहित्य की भूमिकाओं में लेखक या कवि या फिर साहित्य का वर्गीकरण करता है उसका ध्यान रखना चाहिए और काव्य से संबंधित उसका वर्गीकरण भी स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद हम निष्कर्ष में आए हैं। निष्कर्ष में हम पढ़ते हैं कि साहित्य इतिहास का काल विभाजन एक ऐसी समस्या है जो कभी हल नहीं हो सकती। यानी कि साहित्य इतिहास का जो काल विभाजन हम करते आ रहे हैं, पीछे भी हिंदी साहित्य में देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलग, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अलग, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का अलग, विश्वनाथ त्रिपाठी का अलग, इन सब लोगों ने जो है अलग अलग जो है काल विभाजन जो किया है साहित्य का, जो कभी हल नहीं हो पाया या फिर आगे आने वाले जो लोग हैं वो भी इसको करें। इंग्लैंड में भी रोमांटिसिज्म, सिम्बोलिज्म, रेनेसां आदि शब्दों की व्याख्या पर विवाद जो है बना रहता है। इन शब्दों का अर्थ जो है विकसित या विकास होता रहता है। तो आरंभ में ये जिन अर्थों में प्रयोग में आए उन्हीं अर्थों को लेकर आज के साहित्य को परखना भूलना होगा। कहा जाता है किसी भाषा के साहित्य का इतिहास राष्ट्र के समस्त साहित्य में संयुक्त किया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्र की चित्तवृत्ति का अध्ययन किया जा सके, पर यह कार्य आसान नहीं है। हिंदी में हिंदीतर भाषा साहित्यों की विधाओं के अध्ययन का श्री गणेश हो गया है। इन अध्ययनों का व्यवस्थित रूप रेखा बनाकर आदि जो है पुनः अध्ययन और विश्लेषण किया जाए तो भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक इतिहास लिखा जा सकता है। पर इसके लिए समय, धैर्य और अध्ययवास की आवश्यकता है। यानी कि हम जो है भारतीय जो भाषाएं हैं, अलग अलग जो भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी हो गई, हिंदी, राजस्थानी, मराठी, बंगाली और भी जो है साउथ की जो लैंग्वेजेस है वो हो गई, उनका जो है एक संयुक्त रूप से जो साहित्य लिखा जा सकता है। अगर हमारा जो दृष्टिकोण है वो तुलनात्मक हो या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें, उस चीज़ का जो है गहन अध्ययन कर सकें, या फिर जो है हम उसका अच्छे से विश्लेषण कर सकें, इन सब चीज़ों के माध्यम से जो है हम जो है साहित्य में जो या हिंदीतर भाषा है उनकी जो विधाओं हैं या फिर जो भाषाएं हैं उनका जो है जो रूप है
या फिर जो उनका एक मिला जुला या तुलनात्मक इतिहास है वो लिख सकते हैं। इसीलिए जो है इस जो चीज़ को है डिफ़ाइन किया गया है। इस प्रकार से हमने जो है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा द्वारा जो लिखित ये जो बुक है, जो पुस्तक है शोध प्रविधि है, इसका आज हमने अध्ययन किया है। अगले पार्ट में हम इनके अन्य जो विषय हैं उन पर जो है चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही जो है हम आगे जो है अध्ययन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।